हम इस विधा से परिचित होने जा रहे हैं वो है चित्रकला, पेंटिंग। और हमारे बीच में है देश के जाने माने पेंटर, प्रिंट मेकर और गुरु डॉक्टर शैल जोएल। अपने उदयपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और बाद में स्लेड कॉलेज ऑफ लंदन में प्रिंट मेकिंग का अध्ययन कर फिर वापस भारत लौटे और नाथद्वारा शैली की पेंटिंग में आपने डॉक्टरेट की। आपने उदयपुर विश्वविद्यालय में 30 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है। आपको 22 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं अपने काम के लिए और उसमें ललित कला अकादमी, आईफेक्स और स्पेन और बार्सिलोना की कई ऐसी संस्थाएं शामिल हैं। आप अपनी जो पेंटिंग्स हैं उनकी प्रदर्शनी भारत के लगभग सभी बड़ी दीर्घाओं में कर चुके हैं और विदेशों में आर्ट गैलरीज में, विदेशों की आर्ट गैलरीज में आपकी पेंटिंग्स बहुत दिखाई गई हैं। विदेशों के म्यूजियम्स में आपके पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग का कलेक्शन है। आपने यूएसएसआर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों में न केवल अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया बल्कि वहां पर आप सेमिनार्स में, आर्ट मीट में भी हिस्सा लेने गए हैं और आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपका पूरा परिवार कलाकार है। आपकी पत्नी श्रीमती सुरजीत चोयल वो भी पेंटर हैं। आपके पुत्र आकाश चोयल वो भी पेंटर है। आपकी पुत्रवधू चारुल चोयल वो भी पेंटर है। चोयल साहब एक अच्छे रंग निर्देशक भी हैं। तो कला जो है कितने सारे आयामों को जोड़ती है और इस जुड़ाव को ही हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। पेंटिंग्स के माध्यम से हम डॉक्टर शैल चोयल का सीसीआरटी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर शैल चोयल का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर शैल चोयल। I welcome all my friends from all over the country to listen to this talk. I shall be sharing with you my experiences in art and how the art has progressed in our country, right from the prehistoric period till date. मित्रों, आज हम जो है भारतीय चित्रकला की थोड़ी झलक देखेंगे। We should be proud of our cultural heritage, which grew in our country right from prehistoric time, and during the course of time, it changed its forms. देखिए, अपने देश की कला जो है वो जब से मानव गुफाओं में रहता था, जंगल में रहता था, तब से हमारे यहाँ पर एक कला का सृजन शुरू हुआ और निरंतर अनेकानेक प्रभावों को संजोते हुए वो एक नई दिशा में आया, जबकि आज हमारे देश की कला को हम ग्लोबल आर्ट कह सकते हैं, वैश्विक कला कह सकते हैं। हर मानव जो है वो चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, वो अभिव्यक्त करना चाहता है और ये अभिव्यक्ति जो है इन रूपों में निकलती है कि वो चित्रकला के द्वारा निकलती है, मूर्तिकला के द्वारा निकलती है, नृत्य के द्वारा निकलती है, संगीत के द्वारा निकलती है, नाट्य के द्वारा निकलती है। यानी अलग अलग विधाओं का रूप लेकर वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है। द मैन बाय बर्थ हैज द इंस्टिंक्ट टू एक्सप्रेस, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, whether he is right from the childhood till the last age, he is full of things, he is full of thought. Whatever we see around us, that attacks to our mind, that attacks to our heart, and we start expressing. An artist expresses, he communicates, and this communication is known as art. Now see, in these drawings, you see animal drawings and human being just with a few lines. There is a round dot, then there is one single line, then two lines for the legs, and either people are dancing or they are walking, and animals are there and birds are there. So this is how the
use the simplest way of expression, but you can see their gestures, how beautifully they have done on these walls. You see, I mean, with the time period, this caveman, this man who was living in jungle, he came down and he formed villages. From villages, cities emerged. धीरे धीरे जंगल में से निकलकर इस आदमी ने छोटे छोटे गांव बनाए, गांव से शहर बने, और शहर बनने के बाद साथ साथ ही एक अलग तरह की सभ्यता विकसित हुई. A civilization emerged, and man got slowly man got civilized. हम अगर भारतीय संदर्भ में बात करें, if we talk in relation with in relation to Indian art, see, the civilization starts from Indus civilization, Indus Valley civilization. We all know मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो सारी की सारी सिंधु घाटी की सभ्यता. कि देखिए, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हमारे सामने आई, उसके अवशेष हमारे सामने आए, और हमने देखा कि एक बड़ा सुनियोजित शहर, a well planned city was existing there in Indus Valley civilization. अब देखिए, ये आपके सामने पूरा का पूरा ये इलस्ट्रेशन है जिसमें मोहनजोदाड़ो की पूरी एक वहाँ के शहर की सारे मकानों की ड्राइंग्स हैं. सारे मकान स्क्वायर हैं. पीछे की तरफ एक पूरा का पूरा रोड जा रहा है जो बीच में काफी चौड़ा हो गया है. इसको हम पब्लिक प्लेस बोल सकते हैं. इन पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो है सभाएं होती थी, लेक्चर्स होते होंगे, मेले होते होंगे. There could be fairs, there could be lots of public functions, etc. This was a seal. और इस तरह के कई टेराकोटा में छोटी साइज के टिकले भी हैं जो विमेन यहाँ पर अपने गले में धागे के साथ में पहनती थी, जेवर की तरह. लेकिन इस तरह की सील्स होना, इस तरह के टिकले होना, और इसकी साइज क्या है, 1.5 इंच by 1.5 इंच. Now imagine how the artists had developed the craft to such a level that such small terracotta things could be created by them. इतनी छोटी. और आप इसके डिटेल देखिए कि एक तरफ टाइगर है, एक तरफ एलिफेंट है, ऊपर नीचे 2 अलग अलग एनिमल और किए हैं, और ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है. I mean, this script, unfortunately, nobody has yet been able to read what it is. Otherwise, lots of things would have been opened out for us. इन स्क्रिप्ट को अगर पढ़ लिया गया होता तो बहुत सारे भेद उस सभ्यता के हमारे सामने खुल जाते. लेकिन आप देखिए कि 1.5 by 1.5 इंच की, 2 by 2 इंच की, इस तरह के छोटे छोटे टिकले और इस तरह की सीलें वहां पर बनाई गई टेराकोटा की. ये देखिए, ये एक डांसर का पोस्चर है. अब देखिए कि 5000 वर्ष पहले हमारा आर्टिस्ट इतना रिच हो गया था कि ही कुड create this kind of sculpture, and it's a small sculpture, it's not a big sculpture. देखिए आप, ये छोटा सा एक टेराकोटा का टोर्सो है, इसके ये खंडित हो गया है. This has been, I mean, how it got damaged, nobody knows, because we are talking about 5,000 years ago artwork. तो आप देखिए, लेकिन इसमें एक यूथ का बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, उसका टमी देखिए, उसका चेस्ट देखिए, उसकी लेग्स देखिए, उसकी सारी जो क्वालिटी है एनाटॉमिकल, स्किन क्वालिटी, उसकी डेलिकेसी सारी वो उसको कितना कमेंडेबल ढंग से, कितना कमाल के एक कलात्मक रूप में उसको पेश किया है. सो वी हैड डेवलप्ड सच रिच आर्ट दैट टाइम. हम लोगों ने ऐसी कला विकसित कर ली थी उस समय जिसमें कि ह्यूमन एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी. और इस तरह के पेंटिंग के एग्जाम्पल भी काफी हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर, जो हमें उनके टेराकोटा के बर्तनों के ऊपर मिले हैं. देखिए, दिस इज द स्कल्पचर ऑफ मौर्य पीरियड, एंड वी ऑल आर, मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर कि दिस वाज क्रिएटेड इन अशोका पीरियड. अशोककालीन ये शिल्प है. ये एक तरह का एम्बलम है जो कि बड़े बड़े खंभों के ऊपर, लाटों के ऊपर सजाए जाते थे जनपदों में. These kind of motifs, sculptures were installed at the public places on the huge pillars. बैल है, एक तरफ घोड़ा है. घोड़ा जो है शक्ति का प्रतीक, दौड़ता हुआ चला जाता है. बुल जो है वो खेती का प्रतीक. तो how
how the messages were converted into sculptures for the common public. और कला जब आम व्यक्ति तक पहुंचती है तब उसकी बात ही हो रही, तभी हम सुसंस्कृत होते हैं. देखिए, वो पिछला जो शिल्प था वो सारनाथ का शिल्प कहलाता है, और ये रामपुरवा का बैल करके कहते हैं इसको. रामपुरवा में इंस्टॉल्ड था, अब तो ये नेशनल म्यूजियम में है. तो इस आप यहाँ बुल की स्टडी देखिए कि स्टोन कार्विंग के अंदर इतना, जो लोग स्टोन कार्विंग करते हैं उन्हें पता है कि एक जरा सी चिप भी अगर निकल गई एक जगह से तो आपका वो फॉर्म ऊपर का गया काम से. तो हाउ कमेंडेबल दैट यंग बुल हैज बीन क्रिएटेड so beautifully, so delicate. This sculpture is from the later Maurya period. This is a very huge sculpture. Maurya period के अंदर ज्यादातर स्कल्पचर जो है बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे, लाइफ साइज से बड़े. अब ये चित्र किसने बनाए, कैसे बनाए, और ये चित्र क्या है? देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में सबसे पहले अगर कोई कहीं सबसे पुराने चित्र देखने को मिलते हैं तो अजंता में मिलते हैं. अजंता क्या है? अजंता औरंगाबाद के पास में महाराष्ट्र में एक वर्तुलाकार पहाड़ी है. देयर इज अ कर्वीलिनियर हिल, एंड इन दिस हिल देयर आर द केव्स व्हिच वर कट डाउन. दीज आर रॉक कट पेंटिंग्स. उन गुफाओं को काटकर उनके अंदर खास तरह का मटेरियल यूज करके वहां पर ये पेंटिंग्स बनाई गई दीवारों के ऊपर. आप अगर इन गुफाओं में जाएं तो वहां अंधेरे के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा. बहुत देर वहां खड़े हो जाने के बाद में आपको कुछ दिखने लगता है. आप सोचिए कि यहाँ इन कलाकारों ने फर्स्ट बीसी या फर्स्ट एडी से भी लेकर पहली सदी से लेकर भी और 5वीं सदी के अंत तक जितने चित्र बनाए, वो उस प्रकाश में, इतने कम से कम प्रकाश के अंदर इतनी सुंदर चित्र कैसे बनाए होंगे. यहाँ के कलाकार ने जातक कथाओं का चित्रण करते समय जीवन में इतना गहरा निरीक्षण किया. ही ऑब्जर्व द नेचर सो क्लोजली. तो ये सारा पूरा स्टडी करके तो आपको यहाँ की पेंटिंग्स के अंदर इमेजरी का इतना बड़ा भंडार मिलेगा. यू विल फाइंड द ट्रेजर ऑफ इमेजरी फॉर द विजुअल वर्ल्ड विच इज एस्टोनिशिंग और इतना कमेंडेबल. हालांकि जैसे हर कला में होता है कि कला शुरू होती है उसको हम आर्काइक पीरियड बोलते हैं, वो डेवलप होती है हम यूथ पीरियड बोलते हैं, देन वी कॉल इट क्लासिकल पीरियड. क्लासिकल पीरियड के बाद में देन वी कैन कॉल इट रेनेसां और रोकोको. आई मीन डेकोरेशन स्टार्ट, हमारी एज के साथ में डेकोरेशन करना शुरू कर देते हैं हम. तो आर्ट में भी वो सब कुछ हुआ है. वो सब यहाँ अजंता में है कि कला जो है वो अपने शैशव काल से चलती हुई अपने युवा काल से वो अपने क्लासिकल काल में पहुंचती है. क्लासिकल काल से वो फिर धीरे धीरे डेकोरेटेड होने लगती है, ओवर डेकोरेटेड होनी चाहिए. वो सारी फेजेस तो हैं, लेकिन दी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, द सेंस ऑफ क्रिएटिंग द स्टोरी, द स्टडी एंड प्रपोर्शंस ऑफ ह्यूमन फिगर, द रिदम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द एक्सप्रेशन ऑफ फेसेस, ये सारे के सारे में कमाल है. और आप ये समझिए कि आज भी कलाकार पूरी कोशिशें करते रहते हैं कि अजंता जैसा कुछ क्रिएट करके बता दें. ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें देखिए एक गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, और उस ट्रेन के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है और 2 और फिगर हैं जो डांस कर रहे हैं. हो सकता है कि यहाँ पर जो लोक कलाकार है उसने वो फिल्म देखी हो छैया छैया छैया, और उसने ट्रेन के ऊपर लोगों को बैठा के नचवा रहा हो, डांस करवा रहा हो, और नीचे घोड़े हैं जो उनके जीवन का अंग है. ये चित्र जो है ये जैन कलम का चित्र है, जैन धर्म से संबंधित चित्र है. मैं इसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा. ये देखिए, ये आपने ये चित्र देखिए, महिला जो है, गांव की महिला खुद मान रही है, दीवारों के ऊपर माने गए हैं. ये हमारे जीवन में लोक कला थी जो हमारे यहाँ जीवन के अंदर लगभग सारी छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं से लेकर इवन आदमी सब के सब इन्वॉल्व होके और अपना एक्सप्रेशन देते थे, अपनी अभिव्यक्ति करते थे. जब भी उत्सव आते थे तब हम ये इस तरह के चित्रों का चित्रण करते थे.
छठी सदी के अंत से चित्रकला के नमूने फिर हमारे जीवन के अंदर गायब होने लगते हैं और हमें मूर्ति कला के नमूने ज्यादा मिलने लगते हैं। आगे औरंगाबाद के पास में ही दूसरी जगह है एलोरा। एलोरा में आप बहुत सारे वहां पर शिल्प देखने को मिलते हैं, खूब सारी गुफाएं भी हैं। वहाँ एक कैलाश मंदिर है जो पूरा पूरा पहाड़ को काट कर बनाया गया है। क्योंकि मूर्ति कला की आज चर्चा नहीं हो सकती, चित्रकला ही है, काफी लंबी है, तो केवल संदर्भ के साथ में मैं बात करूंगा कि अभी एक ऐसा समय आया जिसमें कि मूर्ति कला के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा और काफी मंदिर बनने लगे। तो जहां हम अजंता के अंदर एक तरह की पूरी रिद्म देखते हैं, एक लय देखते हैं कि एक फिगर यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, फिर महल है, फिर बाहर वो है। तो जो नरेशन अजंता के अंदर कलाकार कर रहा है, पूरा का पूरा विस्तार क्रिएट करता चला जा रहा है, उसकी जगह अब जैन कलम में इस तरह के कंपार्टमेंट बनने लगे। ये देखिए, ये चित्र देखिए कि इसमें आप 3 कंपार्टमेंट के अंदर चित्र देख रहे हैं। एक में जो है नायिका सोई हुई है और ऊपर जो है अलग अलग, एक में बिल्कुल टॉप के ऊपर हाथी घोड़ा, ये वो बता रखे, ये सारी स्टोरी से संबंधित है। अजंता में भी स्टोरीज थी और यहाँ भी स्टोरीज है। वहाँ जो है सिद्धार्थ या बोधिसत्व के जन्मांतर की कथाएं थी। यहाँ जो है इस चित्र के अंदर जो है जैन धर्म से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं वो कथाएं चित्रित की गई हैं। यहाँ इनकी जो रेखा सृजन का तरीका था, जिस तरह की रेखाएं हैं, जिस तरह की रंग भरे गए हैं, वो रंग बिल्कुल तेज रंग जो होते हैं अपने लाल, पीले, नीले, काले, ये सीधे के सीधे रंग, इनके बीच के मिक्स्ड रंग यानी एनालॉगस कलर जिनको बोलते हैं हम, सेकेंडरी कलर जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं प्रयोग में लिए जो अजंता में देखने को मिलते हैं। तो अजंता के बाद में अगर हम जैन कलम का विश्लेषण करें तो अजंता के समय में कलाकारों के पास स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्पेस यानी समय की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो समय के साथ अपना सृजन कर रहे थे और अब वहां पर फ्रेस्कोज और दूसरी जो है म्यूरल्स, जो भी पेंटिंग्स उन्होंने की, उसमें टेक्निकल बात को छोड़ दें अगर, तो उसके अलावा वो अपना पूरा टाइम वहां देता था और जब तक उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा वो उस काम से नहीं हटेगा कलाकार। यहाँ पर कलाकार को बहुत क्विकली काम करना है, तो इसलिए यहाँ की जो रेखा, ये जो चित्र हैं, इनमें लोक शैली के जैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी के समकक्ष हमारे बिहार और बंगाल में एक पाल शैली का भी काम चल रहा था। ये पाल शैली थी, उसमें भी चित्र जो है इसी तरह से छोटे चित्र बनाए जाते थे, लेकिन वहां थोड़ी वर्तुलता आकारों के अंदर ज्यादा थी, कर्वीलिनियर शेप्स ज्यादा थी, क्योंकि वहां जो है क्या पता अजंता के कलाकार वहां पर पहुंच गए थे, कोई जनरेशन पहुंच गई थी, कुछ की थी, लेकिन अजंता का प्रभाव पाल शैली में देखने को मिलता है। लेकिन ये 2 तरह के चित्र जो है हमें देखने को मिलते हैं और इनके बाद में हमारे यहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन शुरू होते हैं और अभी चित्रकला मुस्लिम इन्वेजन में जो है करीब करीब लुप्त सी हो जाती है, पर मंदिरों का शिल्प कला बिल्कुल चलती रही, जगह जगह शिल्प बनते रहे, जो देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक रूप में। अजंता के बाद में हम लोक कलाएं तो हमारे जीवन में थी ही, और उसके बाद में हम देखते हैं जैन कलम, पाल शैली, एंड पाल शैली के बाद में हम देखते हैं सीधे मुगल काल के चित्र। देखिए, बाबर हिंदुस्तान में आए, बाबर ने अपना राज्य स्थापित किया नॉर्थ के अंदर, लेकिन बाबर के समय के अंदर वो बराबर बाबर और हुमायूं दोनों का ऐसा काल था जिसमें वो युद्ध लड़ते रहे। और आप देखिए कि जब युद्ध होता है तब कला सृजन नहीं होता, लेकिन फिर भी बाबर बहुत कला प्रेमी था। बाबर अपने साथ में ईरान से कुछ खास कलाकारों को लेकर आया था और बाबर के साथ में वो कलाकार ये कभी शिकार पे जा रहे हैं, कभी युद्ध में जा रहे हैं, तो वो वहां पर बैठ के अपने नोट्स बनाते थे, स्केचेस करते थे और फिर बाद में चित्र किया करते थे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं आपके विजुअल के अंदर, आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें बाबर बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं। उनके पीछे जो है तख्त का वो गोल्डन वो तख्त बनाया गया है, उसके पीछे व्हाइट दिखाया गया है और व्हाइट आर्च के पीछे पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है।
ये सारा का सारा आर्किटेक्चर जो है पूरा का पूरा ईरान से, पर्शिया से, वो वहाँ का जो तत्कालीन आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आया है। अब देखिए खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सारा का सारा जो है ये सेंटर में बिल्कुल बाबर को बैठा गया है ताकि अटेंशन आपका मेन फिगर की तरफ चला जाए। सब्जेक्ट तो है घोड़े की खरीद हो रही है, नीचे घोड़ा एक आप देख रहे हैं और उसको एक्सपर्ट जो है उसको देख रहे हैं कि जैसे तेजस विमान है कि हमारा कोई विमान खरीदने जाते हैं तो एक्सपर्ट जाते हैं, एक्सपर्ट देखते हैं उसके अंदर क्या कोई कमी तो नहीं लगी। बाबर वहां बैठे हुए हैं और आसपास दरबारी खड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड में भी खड़े हुए हैं, राइट साइड में खड़े हुए हैं, नीचे खड़े हुए हैं, नीचे खड़े हुए हैं काडर के हिसाब से। तो ये जो दरबारी पंथा खड़े होने का तरीका, बैठने, राजा कैसे बैठेगा, उसके आसपास कैसे लोग खड़े होंगे, ये मुगल काल से भारत में आया। आपको ये खड़े होने का तरीका अजंता के चित्रों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो अदब कायदा जो इन्होंने विकसित किया मुगलों ने, वो विदेश से आया था, हमारा भारतीय तरीका नहीं था। लेकिन जो पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन है, वॉट एवर पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन वी हैव गॉट, we have to discuss the aesthetics within it. Now see, in this picture, we see Babar sitting in the center and bilaterally the figures have been divided. The figures are receding up till top and there is a horse on the down below in the foreground. This horse has come for buying, I mean for the sale. They want to purchase for the Basha. Now, look at the colors. I have talked about the architecture. That the architecture is Persian, which has been borrowed from there because the painters came with Babar from there. Even a horse drawing, see, this horse is not like Indian horse, which you would later see in Rajasthani painting. उसका नेक एकदम पतला पतला सा नेक जो है, ये सारा ये घोड़ा जो है अरबी घोड़ा है, जिसको अरबी घोड़ा बोलते हैं अरब के। तो most of the imagery, the costumes, everything is from there, from Persia. पर्शिया में मिनिएचर पेंटिंग का ट्रेडिशन था, ये आपको बता दूं। वहाँ की एक सैफविद शैली जो है बहुत प्रचलित रही है, बीजाद और सैफविद शैली। और उन बीजाद की फैमिली का एक पेंटर तो बाबर के साथ में आया ही था, और बाबर के साथ और अकबर के काल तक उसने ही पेंटेड पेंटिंग्स। अब देखिए, द पैटर्न ऑफ कोर्ट, the architecture, the delineation of figures, their postures, standing, leaning, everything is from Persia. Or this was continued during the Humayun period also, because Humayun had a very little period. He had to run away to Kabul और उसके बाद में वापस आया, फिर बाद में उसका सारा। तो देखिए, look at this painting. This has a different movement of people, different gestures of people. वहां आपने देखा कि लोग बड़े अदब के साथ में यूं पूरे स्ट्रेट खड़े हुए हैं, सेंटर में वो बादशाह बैठा हुआ है। यहाँ पर सेंटर में दरवाजा जरूर बनाया है, देखिए, लेकिन सेंटर से उसको हट के बनाया है और भीड़ भाड़ पूर्ण दृश्य है। और दृश्य के अंदर ऐसा है जैसे कैमरा टॉप से लगाया गया हो और टॉप से लगा के सारा सीन कैप्चर किया गया हो, जैसे हम वीडियो से ये कैच करके ये पूरा का पूरा जो मूव करते हैं ये। एंड दिस वाज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटी, आई मीन अचीवमेंट इन द पिक्टोरियल डिजाइन व्हिच वाज अचीव्ड बाय अकबर। दिस इज द पेंटिंग फ्रॉम अकबर पीरियड। अकबर के काल में आकर पेंटिंग जो है वो स्थानीय प्रभाव लेती है। It absorbs the local influences, the Indian influences, as well as it carries the Persian effect also. So there is a synthesis of Persian painting and Indian painting. ये देखिए, ये जो पेंटिंग में दिखा रहा हूँ ये मेवाड़ की चित्रकला है, और मेवाड़ की चित्रकला में आप देखिए इसको भी कंपार्टमेंट में बांटा गया है, जैसा कि हमने उसके बाबर के टाइम में देखा था। लेकिन एकदम लाल कलर के आगे चारों फिगर बनाई है, उधर पीछे काली हिल बनाई है, उसके ऊपर ब्राइट फिगर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं। और इस पेंटिंग को हम लोक शैली में रख सकते हैं।
ये लोक कला के बहुत नजदीक है, क्योंकि भारतीय कला मुगल कला इससे पहले पूर्णतया ईरानी थी, बाबर और हुमायूं के काल में। हालांकि कई ऐसे विषय चित्रित किए गए जो भारतीय वातावरण में थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी शैली, उसके कॉस्ट्यूम, उसका पेंट करने का तरीका, उसकी सारी विदेशी थी। और अकबर के काल के अंदर जो एक शैली विकसित हुई, जिसको मैं बोल रहा था कि यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर पिकासो ने जिस क्यूबिज्म की उत्पत्ति की, उस क्यूबिज्म की बहुत सारी इनहेरेंट क्वालिटीज हमारी इन अकबर काल की पेंटिंग्स में मौजूद थी, जो वहां से चली और चलती हुई पूरी, आप ये समझिए कि ब्रिटिशर जब तक आए तब तक हमारी चित्रकला के अंदर वो मौजूद रही। ये चित्र है, अकबर कालीन चित्र है रामायण के ऊपर। केंद्र के अंदर आप एक आर्किटेक्चरल शेप दिख रहे हैं जिसमें रावण बैठा है, और उस रावण के दोनों तरफ, चारों तरफ उसको घेर रखा है बंदरों की सेना ने। ये सारे बंदर जो है वो हनुमान जी और ये बंदर पूरे युद्ध के अंदर पहुंच गए हैं, और एक हाथी है नीचे जिसमें राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। अब देखिए, कोई भी हिंदू कलाकार इस तरह का चित्र बनाता तो एक तो उसको ये समझ में आता है कि श्रीलंका से अगर वो गया है तो हाथी कहां से लेके जाएगा, राम और लक्ष्मण हाथी कहां से लेके जाएंगे। ये सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं मैं, कि हाथी के ऊपर राम लक्ष्मण जा रहे हैं और चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है लंका को पूरा बंदरों ने, और रावण को एक छोटे से आर्किटेक्चरल फॉर्म में बता दिया है कि रावण तो बस ये इतना सा सिकुड़ा हुआ है, बाकी तो सारी विशाल सेना राम की है। ये कल्पना अकबर काल के अंदर मुगल कलाकार करता है। अब देखिए कि वो राम को, जो वहां पर प्रथा थी, कहां से ईरान से चली आई कि राजा तो राजा होता है, इसलिए वो हाथी पे आ। हमारी रामायण में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हाथी पे गए, दोनों ही रामायण में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये चित्रकार जो है वो हमेशा, जरूरी नहीं कि वो फिक्शन या जो भी लिखा गया है उसी को फॉलो करे, वो अपनी इमेजरी खुद क्रिएट करता है। तो ये देखिए, इस चित्र के अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि अकबर के काल के अंदर रामायण, महाभारत, नल दमयंती और कई जितनी भी हमारी लोक कथाएं उनके ऊपर, और जो पूरब की जो कथाएं हैं वहां की, मिडिल ईस्ट की सारी लैला मजनू, इनके भी हजारों की संख्या में चित्र सर्जन हुए, हजारों की संख्या में चित्र बने पूरे के पूरे देश के अंदर। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी एटिलियर, इतनी बड़ी कलाकारों की फौज जिन्होंने इतने चित्र बनाए, आज भी ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर हमारे सारे महाभारत के और इसके चित्र मौजूद हैं। बड़ा विशाल भंडार वहां पर है पूरा का पूरा, हमारे म्यूजियम में नहीं आ पाए हो। तो अकबर के काल के अंदर सारे जितने हिंदू राजा थे उन्होंने अपने चित्रकारों को भेजा, हिंदू राजा उनके साथ थे, और ये एक तरह का संधि काल था जिसमें कि शांति थी और बहुत अच्छा चित्र सर्जन हुआ। इसके बाद में देखिए कि जहांगीर काल में, अगर हम मुगल काल की बात करें, भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है। क्यों कहा गया कि जहांगीर को बिल्कुल प्लेट में, अकबर को तो फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि बहुत कम उम्र के अंदर बादशाह बनना पड़ा था, और कई उसको मिसगाइड भी करने वाले थे और गाइड भी करने वाले थे। लेकिन जहांगीर को अच्छा पूरा का पूरा प्रशय मिला था, सारी ट्रेनिंग मिली थी। और जहांगीर के बाद में फिर जो है शाहजहां के टाइम में, शाहजहां का इंटरेस्ट जो है पेंटिंग में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता चला गया और आर्किटेक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट था। ताजमहल का बनाना और यहाँ पर लाल किला बनाना, ये सारे उसके इंटरेस्ट जो थे इधर से उधर सारे शिफ्ट हो गए। पर ये नहीं था, पेंटिंग बंद नहीं हुई, पेंटिंग बन रही थी शाहजहां के टाइम में भी। लेकिन शाहजहां के बाद में औरंगजेब के समय में मामला एकदम से उल्टा हुआ। औरंगजेब आर्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड था, वो केवल युद्ध करने में और अपनी सारी, जैसे हम सब लोग जानते ही हैं औरंगजेब के बारे में। लेकिन औरंगजेब के काल में चित्रकला केवल एक चीज तक सीमित रह गई। पेंटर्स वर गोइंग देयर एंड पेंटिंग की इनायत खां, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है। एवरी मंथ और एवरी वीक हाउ
his prisoners are losing their body, their health, that Aurangzeb would just see in the picture because he did not have time to go to the prison. तो ये सारे के सारे उसके लिए एक इलस्ट्रेशन का काम करते थे कि पेंटर्स वर ब्रिंगिंग द पेंटिंग्स और वो उनको देखा, अच्छा ये ऐसा लग रहा है. तो ही लॉस्ट पेंटिंग इंटरेस्ट इन पेंटिंग, और पेंटिंग करीब करीब जहांगीर के टाइम में पेंटर्स रन अवे फ्रॉम द कैपिटल, और कुछ पेंटर्स तो पहाड़ों की तरफ भागे, कुछ पंजाब की तरफ भागे, ज्यादातर पहाड़ों की तरफ भागे थे और कुछ राजस्थान की तरफ भागे. इस तरह से वो पेंटर्स जो है अपनी एसिलम उन्होंने ढूंढा एंड दे. सो मुगल पेंटिंग जो है वो उसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और डाउनफॉल के बाद में आगे आने वाले बादशाहों के टाइम में थोड़ा काम होता रहा. लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद में तो फिर हमला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होने लगी तो वो अपने चित्र लगा के दिखाने लगे. देखिए ये मेवाड़ का चित्र है, और ये चित्र भी रामायण के ही एक विषय के ऊपर चित्र बनाया गया है. बट लेट अस व्यू बैक कि हाउ मुगल पेंटिंग इन्फ्लुएंस राजस्थानी पेंटिंग. द डिफरेंट रूलर्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स इन राजस्थान. आपको पता है राजस्थान में 4 मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं. मेवाड़ इज द हिली प्लेस, कोटा इज द प्लेट्यू, Jaipur is almost desert, almost, not completely, and Marwad is also desert, and some parts are green also, that comes into the green area. So this is how the four parts. Now bright कपड़े पहनना, धूप के अंदर पूरा का पूरा खुले, सारे रंग, प्रकृति के रंग बहुत तेज हैं, तो इसलिए यहाँ के चित्रों के अंदर रंग और तेज होते चले. लेकिन मुगल काल के अंदर, जहांगीर काल में थोड़े कलर सॉफ्ट हुए, और उसके बाद में फिर शाहजहां काल में और भी ज़्यादा ग्रे होते चले गए. एक रंग में जब दूसरे रंग को हम मिलाते हैं तो उस रंग की प्राइमरी क्वालिटी खत्म हो जाती है, वो एनालॉगस हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है. जैसे मान लो अगर मैंने येलो कलर के अंदर थोड़ा सा ब्लैक मिला दिया तो उसका ह्यू जो है वो थोड़ा डाउन चला जाता है और उसमें डलनेस आ जाती है. तो इस तरह से मेवाड़ पेंटिंग जो है इसके अंदर कलर बहुत ब्राइट है, और मुगल पेंटिंग के अंदर कलर थोड़े सॉफ्ट और डल होने लगे, उनकी ग्रेडेशंस आने लगी. यह बहुत क्रोमेटिक है एकदम कलर, पीले, सफेद, ग्रीन, एकदम तेज है. इस पेंटिंग की हम बात करें, देखिए इस पेंटिंग में कथा तो ये है कि राम, लक्ष्मण, सीता वनवास को रवाना हो रहे हैं. दशरथ जो हैं वो विदाई दे रहे हैं, उनकी रानियां उनके साथ खड़ी हैं और महल की सारी स्त्रियां खड़ी हैं, और वो सारे के सारे शोकाकुल अवस्था में विदाई दे रहे हैं, हाथ जैसे कि विलाप कर रहे हों. और लोग तो ऊपर एक, आप देखिए आर्च, सेमी आर्च के अंदर लोगों की एक पूरी लाइन है और नीचे एक लाइन है. ये लोग उनको विदा देने के लिए शहर से बाहर तक जा रहे हैं, अयोध्या से बाहर जा रहे हैं. तो ये दृश्य, इस दृश्य को अगर हम अकबर काल के चित्र से कंपेयर करें, जहाँ पर एक आर्किटेक्चर, खाली छोटा सा आर्किटेक्चर, एक छतरी सी बनाई है मकान की, और उसमें रावण को बिठाया है, और चारों तरफ घेरा बना के भीड़ भाड़ पूर्ण दृश्य बनाया है. तो मुगल चित्रकला में और हमारी यहाँ की चित्रकला में बेसिक फर्क ये है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मुगल आर्ट एंड मेवाड़ आर्ट इज that Mewar art has got lots of left out space. There is too much of a space which silhouettes where the figures silhouette through the space. और वहाँ जो है वो क्राउड काफ़ी हो जाता है, बहुत क्राउडेड फॉर्म्स होती हैं. वहाँ आपको ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये यहाँ आप बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं. तो मेवाड़ पेंटिंग इज पिक्टोरियली मच सिंपलर इन कंपैरिजन टू मुगल पेंटिंग. मुगल चित्रकला के मुकाबले में यहाँ की पेंटिंग जो है उसमें स्पेस ज़्यादा होने के कारण एक तरह का सरलीकरण है. ये देखिए, ये दूसरा चित्र है मेवाड़ का ही. इसमें भी आप काफ़ी सिंप्लीफाई देखते हैं और इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि यहाँ जो है राम का जन्म हुआ है, और राम का जन्म होने के बाद दशरथ जो है यहाँ पर दान दे रहे हैं इधर से उधर. वहाँ अंदर जो है वो दो फिगर्स बनाए गए हैं, और उधर पीछे ढोल तमाशे बज रहे हैं सारे पीछे की तरफ.
इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर भी चित्र कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड है। ये जैन कलम से चालू हुआ, अब वो कंपार्टमेंट खाली ब्लॉक नहीं बन के कभी छतरी बन जाता है, कभी कमरे का रूप ले लेता है, कभी पहाड़ का रूप ले लेता है। इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर हमारी सारी कथा का नरेशन होता है। लेकिन हमारी पेंटिंग जो है मुगल पेंटिंग से शुरू होती है, लेकिन राजस्थान में भी पूरा नैरेटिव है, पूरी अपनी कथात्मक कथा कहती हुई चलती है। नेक्स्ट पेंटिंग ये देखिए, ये फिर मेवाड़ की पेंटिंग है। इस मेवाड़ पेंटिंग के अंदर कृष्ण की लीलाओं के ऊपर ये चित्रण किया गया है, जिसमें नीचे नदी बनाई गई है, वहाँ पर गायें जो हैं वहाँ पर पानी पी रही हैं, इधर राधा जो है वहाँ पर इंतजार कर रही है, इधर सेम राधा जो है कृष्ण के साथ में एक जगह और कृष्ण के साथ में। इस तरह से पूरा का पूरा बरसात का आषाढ़ का वातावरण क्रिएट किया गया है। और इस तरह से पेंटिंग जो है हमारी मेवाड़ पेंटिंग में काफ़ी स्पेस में हर एक शेप्स अपनी आइडेंटिकल दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ द शेप्स, इट मे बी अ ट्री, इट मे बी a cloud, it may be a human figure, it may be Krishna or cow or anything. Everything is very distinct because of the space left at the back. बहुत क्लियर स्पेस के अंदर उसको रखा जाता है। ये देखिए, ये दिस इज द पेंटिंग फ्रॉम कोटा स्कूल, और वो अपने कंपार्टमेंट वाली नेचर अभी भी यहाँ मौजूद है। बस वो कंपार्टमेंट अब जो है आर्किटेक्चर का रूप ले लिया है। आगे कैनोपी आ गई है एक दूसरे आर्किटेक्चर में, तीसरे में दो एलिफेंट जो है एक दूसरे से वो ग्रीट कर रहे हैं, या हो सकता है लड़ाई भी लड़ रहे हों। लेकिन इस तरह से पेंटिंग के अंदर, अब इस पेंटिंग देखिए, ये बूंदी साइड की पेंटिंग जो है कोटा बूंदी की, इसमें कलर सॉफ्टन डाउन हुए हैं, उतने ब्राइट नहीं हैं जितने कि हमारी अर्लियर पेंटिंग में थे, मेवाड़ पेंटिंग में। ये मेवाड़ की पेंटिंग है, लेकिन बहुत बाद की पेंटिंग है। ये आप समझिए, ये जो पूरा दृश्य है ये उदयपुर में लेक पिछोड़ा के अंदर एक आइलैंड है जहाँ पर पूरा महल बना हुआ है। नॉट लेक पैलेस, देयर आर टू पैलेसेस। ये जग मंदिर वो अलग है। उसमें जो ये आर्किटेक्चर का जो आप जो फॉर्म देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर एक्चुअली में शाहजहाँ के टाइम में बनाया गया था। शाहजहाँ केम विथ व्हेन ही वाज नोन एज खुर्रम, प्रिंस था जब, तो खुर्रम जो है यहाँ पर जब उदयपुर आया था अपनी पत्नी के साथ में, तो उसको यहाँ इसमें ठहराया गया था शाहजहाँ को, खुर्रम, प्रिंस खुर्रम को। तो ये उस टाइम की पेंटिंग काफ़ी लेटर पेंटिंग है। इस पेंटिंग में आप देखिए यहाँ फिर सॉफ्टन डाउन होने लगी है, आपको ग्रीन्स के ब्राइट टोन्स मिलेंगे थोड़े थोड़े, और तो मुगल कला का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। इस तरह से राजस्थानी कला में, इवन मेवाड़ कलम में भी मुगल कला का असर पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा पड़ा बूंदी में। अब आप देखिए, इसमें आर्किटेक्चरल शेप तो ठीक है जहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, लेकिन राइट साइड में आप ट्रीज और फॉलिजेस का पूरा झुंड देखिए, और उसमें एक ही ट्री को इतना इंट्रिकेटली वो किया है, ग्रीन की इतनी एनालोगस टोन्स क्रिएट किए हैं, सामीप्य कलर बनाए हैं ग्रीन के। ग्रीन में कभी बर्न सिना मिलाया है, कभी रेड मिलाया है, कभी ब्लू मिलाया है, कभी येलो मिलाया है, और उनकी अलग अलग ब्लॉक्स बना के उनके अंदर पे पूरा डेकोरेटिव फॉलिजेस क्रिएट किए गए हैं। ये बूंदी की एक खास क्वालिटी है कि वहाँ पर नेचर जो है बहुत एनरिच हो जाती है। बूंदी इज ऑल्सो, आई मीन इट्स अ कप लाइक लैंड, जिसमें दो पहाड़ियों के बीच में पूरी बूंदी बसी हुई है, बीच में एक तालाब है, और वहाँ पर सारा तो नेचर इज वेरी रिच हियर। So nature has been painted, but with a big influence of Mughal art. Mughal painting का काफ़ी यहाँ पर असर है। ये पेंटिंग जो है राजस्थान में अजमेर के पास में, बहुत पास में, करीबन 35 किलोमीटर दूर ही एक शहर है किशनगढ़। ये किशनगढ़ की पेंटिंग है। तो ये जितनी भी स्टेट्स थी, उदयपुर, मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, यहाँ सब जगह जो स्टाइल्स ग्रो करी, वो स्टाइल्स बड़ी इंडिजिनस स्टाइल्स थी, उनकी बड़ी इंडिपेंडेंट थी और एक दूसरे से इतनी मिलती नहीं थी। सबके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट। बूंदी में जैसे नेचर बहुत रिच है, कोटा में जैसे शिकार के दृश्य बहुत बने हैं, ऐसे किशनगढ़ में ये जो फिगर है, इसका जो स्टाइलाइजेशन है, ये जो शैलीकरण किया गया है, पूरा चेहरे का तीखी नाक, होठ जो है वो बिल्कुल कमल की पंखुड़ी जैसे
तीखी टुड्डी और बिल्कुल स्लेंडर आंखें जो है बिल्कुल कमान जैसी अपनी भौएं और आंखें कंजर पक्षी जैसी, इस तरह से स्टाइलाइज किया है। और ये स्टाइलाइजेशन जो है कोई कथा है, इसके किसी राइटर की राधा और कृष्ण की कल्पना की गई थी, उसको बेस के ऊपर लेकर। जहाँ एक कलाकार हुए हैं निहाल चंद नाम के, वो निहाल चंद ने ये इस तरह की इमेजरी क्रिएट करी और उसके बाद में ये इतनी फेमस हुई कि आज दिन तक किशनगढ़ में जितने चित्रकार हैं वो सब के सब इसी तरह के फिगर बनाते हैं। ये देखिए इस चित्र के अंदर जो है ये शिव शंकर का परिवार दिखाया गया है। इसमें शिव जी अपने शेर की खाल पहने हुए उड़े हुए खड़े हुए हैं। इधर पार्वती उनको भंग का कटोरा आगे पेश कर रही है। पीछे जो है टेंट के अंदर आप देखिए कि गणेश और कार्तिकेय दोनों अंदर खड़े हुए हैं इस तरह से। तो और इधर नंदी है बैकग्राउंड में। ये नंदी को इतना बड़ा वाइट बनाना, ये एक टेक्निकल बात हो सकती है कि वाइट के अगेंस्ट में पार्वती बड़ी क्लियरली शार्पनेस के साथ में उभर के आ जाए। ये कला की बातें होती है, कलाकार करते करते अनुभव करते करते ये बातें सीख लेता है। लेकिन मूल बात ये है कि आप देखिए कि शिवजी के परिवार को ऐसे दिखाया गया है साधारण परिवार है जो पहाड़ के ऊपर रह रहा है। कलाकार जो ऑब्जर्व करता है मुगल कोर्ट के अंदर हर चीज जो है बिल्कुल करीने से जमाई जाती है, उनको एक खास प्लेसमेंट होता था हायरार्की के अनुसार। लेकिन यहाँ जो है कलाकार ये नहीं है कि शिवजी जो है बहुत महान हैं उनकी और पार्वती छोटी है, ये वो है। हर एक को बराबर वो मौका दिया जा रहा है। आप देखिए टेंट के अंदर कार्तिकेय को और गणेश को जो बनाया गया है, हालांकि वो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं दोनों, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक है। टेंट का जो ब्लैक है उसके अगेंस्ट वो एकदम शार्प होकर अलग से निकल के आ रहे हैं। तो कलाकार किस तरह से, हालांकि टेंट के अंदर अगर ये बच्चे चित्रित या फिर बहुत डल कलर होना चाहिए था। अगर मुगल कलाकार इसको चित्रित करता तो कलर तो सब करके एकदम डल कर देता। लेकिन यहाँ कलाकार जो है वो अपनी आइडेंटिटी रखते हुए अपनी बात कहने के लिए उसको बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है। अब देखिए इसके बाद में कला जो है केवल डेकोरेशन के रूप में रह गई। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार के ऊपर इतना सारा चित्रण कर रखा है। तो राजे महाराजाओं के पैलेसेस में राजस्थान में अब जो है चित्र जो है वो दीवारों को इनको सजाने के लिए रह गया। पहले वो चित्र जीवन से जुड़ा हुआ था, अब केवल चित्र सजाने के लिए। पहले चित्र टाँके नहीं जाते, चित्र बनते थे, सब लोग उनको देखते थे, फिर वो पोथियों में रख दी जाती है, फिर नक्शे चित्र बनते थे। अब जो है दीवारों पे टकरी लगे ब्रिटिश चित्र और बाकी दीवारें जो है इस तरह से चित्र डेकोरेशन के रूप में चित्रित की जाती थी। इन दिस पेंटिंग यू कैन सी कि पीछे का द लैंडस्केप पेंटेड बिहाइंड इज जस्ट डिमिनिशिंग एट द बैक साइड। इसमें एक यूरोपियन खड़ा हुआ है, वो कुछ दे रहा है, उसके हाथ से कुछ दे रहा है, बीच में एक खड़ा हुआ है। तो ये ऐसा लगता है जैसे आपने कैमरा से फोटोग्राफ खींचा। और जब कैमरा आया तो 19वीं सेंचुरी के एंड में तो पूरा का पूरा यूरोप के अंदर मूवमेंट ही बदल गया। सारे कला के आंदोलन पैदा हुए कि ये हम कर क्या रहे हैं, ये तो कैमरा 2 मिनट में कर रहा है, हम यहाँ महीना लगा देते हैं एक पेंटिंग के अंदर। और वहाँ पर सारे चेंजेस आने लगे और उसके बाद में कई मूवमेंट्स वहाँ पर हुए हैं। ये पेंटिंग देखिए, इसके अंदर जो है जब ये कैमरा का इफेक्ट आने लगा तो यहाँ फिगर्स जो है नीचे से ऊपर से ऊपर वहाँ बनते चले जा रहे हैं। और नेचर जो है ये पूरा अपना मिनिएचर और ब्रिटिश दोनों स्टाइल यूज करें। आप अगर इन फिगर्स को क्लोजली देखें तो फिगर्स के अंदर 3/4 फेसेस भी हैं, फ्रंट फेसेस भी हैं। ये देखिए ये उदयपुर में अर्ली 19वीं सेंचुरी के अंदर ये पेंटिंग की है, जैसे कि नाथद्वारा में घासीराम शर्मा ने की, उसी तरह से यहाँ उदयपुर में भी पेंटर हुए हैं 1-2 जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं। अब ये एक मंदिर है, इस मंदिर में ये देवी का मंदिर है यहाँ पर, दुर्गा माता का। वहाँ पर पूजा हो रही है और पूजा के लिए बाहर सारी की सारी भीड़ है। इसमें बैक फिगर्स भी हैं, साइड फिगर्स भी हैं, फ्रंट फिगर्स भी हैं। ये सारा का सारा ऐसा लगता है जैसे कैमरा से क्लिक किया गया हो और उस कैमरा के फोटोग्राफ को, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ को घर लाके उससे फिर पेंटिंग या चित्रशाला में रख के उससे पेंटिंग बनाई गई है। लेकिन चित्रकार को एनाटॉमी की उतनी स्ट्रॉन्ग स्टडी है नहीं,
तो इसमें बहुत सारे फिगर्स जो है वो स्टाइलाइज मेवाड़ी फिगर्स बन गए हैं। लेकिन ये इस तरह से कैमरा का इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। और ये एक चित्रकार है राजा रवि वर्मा का चित्र है। राजा रवि वर्मा दक्षिण के अंदर एक चित्रकार हुए हैं जिनका बहुत भारत के महान प्रसिद्ध चित्रकारों में से हैं। इन्होंने पूरी ट्रेनिंग इनकी यूरोपियन स्टाइल के अंदर हुई। और यूरोपियन स्टाइल में वही ब्लेंड करना, वही कैनवास के ऊपर पेंटिंग करते थे, ऑयल कलर से पेंटिंग करते थे। हमारे यहाँ के पेंटर ऑयल कलर से नहीं करते, वो टेम्परा पोस्टर कलर से करते थे। पोस्टर कलर जो उसमें मट्टी के रंग होते हैं उनसे, ये जो है ऑयल कलर में पेंटिंग करते हैं। ऑयल कलर विदेशों से ही आता था, भारत में बनता भी नहीं था। अपने यहाँ कैमल कंपनी बन गई है, लेकिन पहले विदेशों से आता था। अब देखिए कि राजा रवि वर्मा ने क्या किया कि भारतीय पौराणिक और भारतीय धार्मिक ग्रंथों में से सारे विषय उठाए और इन विषयों को वो कई बार वहाँ पर पारसी नाटक हुआ करते थे, बम्बई में भी होते थे और मद्रास में भी होते थे, केरल में भी होते थे। इन पारसी नाटकों में बड़े एलोबोरेटेड, बहुत विशाल ढंग से इस तरह होती थी कि ऊपर रस्सी से लटकते हुए कोई नायक आ रहा है नीचे और कोई गिरारियों के ऊपर, वहाँ पर जो बाद में रामलीला वगैरह में काफी होने लगा। So this way, I mean, there was lots of elaboration, and there he used to watch the enactment of these characters. उन कैरेक्टर्स को घर पे लाके उन्हीं कॉस्ट्यूम्स के अंदर खड़ा करके मॉडल बना के he used to paint. And he was a commendable painter. He picked up the anatomy and Western kind of eclecticism so powerfully that it attracted everyone. पर राजा रवि वर्मा was belonging to a Raja family. He was the prince of Travancore. तो इनकी चर्चा सारी प्रिंसली स्टेट्स में काफी होने लगी। सारे राजा महाराजाओं ने इनको बुलाया और अपने पोर्ट्रेट्स बनवाए, अपने यहाँ के लैंडस्केप बनवाए, एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर। फिर उसके बाद में इनको ये लगा कि यार और आम पब्लिक के अंदर पॉपुलर कैसे हो। तो आम पब्लिक में पॉपुलर होने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो पेंटिंग इन्होंने रिलीजियस और हिस्टोरिकल और पूरी फोक स्टोरीज इनको लेकर जो पेंटिंग बनाई, उन सारे स्टोरीज को के ऊपर बेस पूरी नैरेटिव जो काम किए, उनको उन्होंने एक प्रेस बम्बई में खोली, लिथो प्रेस, और उसके ऊपर प्रिंट कर करके वो पन्ने छोटे छोटे इतने से पीसेस, इतने बड़े मैक्सिमम, उन सबको पूरे देश में मार्केटिंग करती है। देखिए अब ये कितना आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये फोटोग्राफ जैसा है कि इसमें महिला बैठी हुई है, पीछे पूरे चांदनी, उसके अंदर चांदनी के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, चांदनी रात है, बादल आ रहे हैं। अब देखिए ये चित्र भी देखिए। अब इस तरह के चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए थे राजा रजवाड़ों के लिए, पर वहाँ उनकी दृष्टि ये थी कि राजा रजवाड़ों में इस तरह के चित्र जो जिसमें स्त्री को कामुक बनाकर दिखाया जाए, तो ये राजा महाराजाओं को आप समझ सकते हैं कि उनको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट होगा, तो इस तरह के उन्होंने चित्र बनाए। लेकिन हुआ क्या कि इसकी परिणति बहुत खतरनाक हुई। इसकी नियति ये हुई कि इसी समय भारत के अंदर कुछ मल्टीनेशनल, खासतौर से ब्रिटिश और चेक कंपनियां जो है वो यहाँ पर बिजनेस कर रही थी। बाटा शू कंपनी, मेरिट सिलाई मशीन कंपनी थी, एक पप करके सिलाई मशीन कंपनी थी। इन्होंने कैलेंडर्स लाए मार्केट में और फ्री में वो कैलेंडर बांटने शुरू किए। अब वो कैलेंडर जो है झोपड़ी वाले मजदूर के हाथ में भी आ रहा था, एक क्लर्क के हाथ में भी आ रहा था, एक स्कूल टीचर के हाथ में भी आ रहा था, और एक अफसर के हाथ में भी आ रहा था, और मुफ्तदार। आप जूते खरीदने गए, उससे कैलेंडर पकड़ा दिए, चप्पल खरीदने गए, उसके कैलेंडर हाथ में आ गए। अब वो कैलेंडर ऐसे छाप रहे थे जैसे ये है। तो इस तरह के चित्रों को लेकर कैलेंडर्स मार्केट में आने लगे, और अब राजा रवि वर्मा नहीं, और भी बहुत सारे लोग अंदर कूद गए। कई मराठी कलाकार हैं जो जयसन पार्ट से जिन्होंने विधिवत 3 डायमेंशनल पेंटिंग की ट्रेनिंग ली थी, उन लोगों ने उठा के कैलेंडर्स के लिए धड़ धड़ करके इस तरह से पेंटिंग बनाना शुरू की। और अब कैमरा का यूज भी शुरू होने लगा कि कैमरा से फोटोग्राफ किया, एक मॉडल को ले गए, एक लड़की को ले गए, खूबसूरत लड़की को, मॉडल को
झरने के नीचे गीला किया, पतला सा ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनाया और उसको हाफ न्यूड करके, सेमी न्यूड करके क्लिक किया और उसके ऊपर फिर सारे कलर भर दिए और प्रिंटिंग होकर कैलेंडर के रूप में आपके सामने आ गए। दुर्भाग्य है मेरे शिक्षक मित्रों कि पूरे देश में इस कला ने, कौन सी कैलेंडर कला ने सबकी मति भ्रष्ट कर दी, हमारा देखने का नजरिया बदल दिया। हम अपनी लोक कला का एप्रिसिएशन भूल गए, हमारी दृष्टि को एकदम से भ्रमित कर दिया गया। मुफ्त में हाथ में आए हुए कैलेंडर घरों के अंदर पैरेलल होकर यूं टंगने लगे, जिनसे अश्लीलता आई सारी सारी। हमारी देश की समृद्ध कला जो थी उससे हमें दूर रखा गया। इस वजह से आज भी हमारे देश में 5% भी ऐसी जनता नहीं है जिसको कला क्या है उससे सही में साक्षात्कार हो पाता हो। जो कदम आदरणीय कपिला वात्स्यायन जी ने CCERT के थ्रू उठाया था, CCERT में कपिला वात्स्यायन जी ने सबसे पहले तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया कि इस देश के स्कूलों में अगर कला का परिचय नहीं देंगे तो हमारे बच्चे कभी भी जो है जीवन में सभ्य नागरिक नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने ये चलते चलते अपने सीमितताओं के, आर्थिक सीमितताएं होती हैं बहुत, उनके हिसाब से ये सारा प्रोग्राम चालू किया था। कलकत्ता के अंदर एक कॉलेज में प्रिंसिपल आए E.B. हेबल, उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर उनके भतीजे थे जो बहुत सक्षम कलाकार थे, बहुत इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट थे, उनको कन्विंस किया कि ज्वाइन कर लो और उन्होंने वहाँ पर इंडियन सेक्शन ऑफ इंडियन आर्ट चालू किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग और ईस्टर्न पेंटिंग यानी चाइना, जापान, इंडिया, इन सब का ब्लेंड करके और एक नई शैली को जन्म दिया और वो शैली पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से प्रचलित हुई। आपके सामने ये जो चित्र है ये अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। इसमें उन्होंने वाटर कलर्स यूज किए थे और बहुत धुंधला सा वातावरण होता था। देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये क्षतीन्द्रनाथ मजूमदार करके कलाकार हुए जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के कई शिष्य थे, जैसे नंदलाल बोस थे, क्षतीन्द्र मजूमदार थे, आदिवासी थे, ये सब पूरे देश में जगह जगह फैल गए। क्षतीन्द्रनाथ मजूमदार लखनऊ में आए, आदिवासी जो है बम्बई में गए, जो है ऐसे ही मद्रास गए, ये शैली पूरे देश में फैल गई। ये चित्र जो आप देख रहे हैं बड़ा आड़ा टेढ़ा काटा पीटा आपको लगेगा और बड़ा क्यूबिस्टिक जैसे क्यूब्स वगैरह हों। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे गगनेंद्रनाथ टैगोर। अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड इन अ वेरी यंग एज, अदरवाइज ही वुड हैव गिवन अ लॉट टू इंडियन कंटेम्पोरेरी आर्ट। ये उस वक्त जर्मनी के अंदर ऑलरेडी मूवमेंट चल रहे थे। वहाँ एक बउआज एकेडमी थी और उसमें देखिए पश्चिम के अंदर 19वीं सदी के एंड से ही कला आंदोलन शुरू हुए और हर 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर एक नया कला आंदोलन आता, नई सोच के साथ पुराने को रिजेक्ट करता और इस तरह से इतने सारे कला आंदोलन हुए और दोनों विश्व युद्धों के बीच में वहाँ पर इतनी सारी कला शैलियों का जन्म हो गया कि भारतीय कलाकार के सामने जब वो चीजें आई तो वो बैफल हो गया, ये उस बैफल्ड कंफ्यूज हो गया। ये अमृता शेरगिल नाम की एक महिला कलाकार थी जो बुदापेस्ट में पैदा हुई थी। भारतीय उनके पिता थे, सिख थे, माँ हंगेरियन थी, वहाँ पैदा हुई। उन्होंने फ्रांस में इकोल दे बुजार एक एकेडमी है उसमें ट्रेनिंग ली, अपनी मतलब आर्ट की ट्रेनिंग ली और कला शिक्षा के बाद में वो भारत आ गई। और भारत में आने के बाद वो यहाँ की महिलाओं की दुर्दशा को लेकर, गरीबी को देखती बहुत मन से विचलित हुई और उन्होंने जो चित्र बनाए वो जीवन की पीड़ा से संबंधित चित्र थे अधिकतर। देखिए इससे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर से लेकर उनके शिष्यों तक लेकर जितने चित्र बनाए जा रहे थे वो खूबसूरत देखने के लिए। उनके अंदर नायिकाएं आकाश में उड़ रही हैं या धरती पे कोमल सा फूल लिए खड़ी हैं, नायक आ रहा है और डेलिकेट सुंदर सुंदर सा सारा वातावरण होता था। देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनते थे या धार्मिक चित्र बनते थे, ऐतिहासिक बनते थे, आम जीवन से संबंधित नहीं थे। अमृता शेरगिल ने इसको आम जीवन का चित्र बना कर। अमृता शेरगिल थे
हमारे देश की कला ने जो है एक दूसरा मोड़ लिया। और अब देखिए जगह जगह विद्रोह होने लगे। बम्बई के अंदर जे स्कूल ऑफ आर्ट के विरोध के अंदर एक कलाकारों का ग्रुप खड़ा हुआ, जिसको कहते हैं पैक ग्रुप बोलते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इधर कैलकाटा के अंदर एक कैलकाटा आर्टिस्ट ग्रुप खड़ा हुआ। इस तरह से जगह जगह विद्रोह होने लगा ब्रिटिश एजुकेशन के प्रति, कि ब्रिटिश कला की जो शिक्षा है वो हमें नहीं चाहिए, हम भारतीय हैं और हम भारतीयता की सुरक्षित देखें। लेकिन बहुत कलाकारों को बहुत ज़्यादा उन्होंने विद्रोह किया और उनको बहुत तकलीफें भी दी गई, और बहुत इकोनॉमिक तकलीफ तो होनी ही थी जो हुई। और अब एक कला का नया युग शुरू हुआ। आज़ाद होने के बाद में भारत के अंदर कला ने एक बहुत अलग रूप लिया। लेकिन ये जो कला रूप है, इसमें आप ये मानिए पश्चिमी कला आंदोलनों का जबरदस्त असर था भारतीय कला के ऊपर। और अभी काफ़ी लंबी यात्रा में हम आ चुके हैं। आज हमारे कलाकार जो है वो भारत की तरफ नहीं देख रहे, वो ग्लोबल आर्ट देख रहे हैं। और आज भारतीय कला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काफ़ी सराही जाती है। और जितने भी कला उत्सव विदेशों में हो रहे हैं उन सब में पार्टिसिपेशन भारत का होता है। कला को देशज होना चाहिए या ग्लोबल होना चाहिए, इसके ऊपर भारत में कला अकादमियों में काफ़ी चर्चा भी हुई है, और ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, हम सोचते रहेंगे। मैंने आपको ज़्यादा ध्यान जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर और आज़ादी के समय तक की कला के ऊपर ज़्यादा चर्चा की, क्योंकि हमें सबसे पहले कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हमारी विरासत क्या है। और ये दोनों चैप्टर्स पूरे अलग अलग हैं कि आधुनिक काल जो है वहाँ जो ही अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, बात बदल जाती है। इससे पहले ग्रुप स्टाइल्स थी, इसलिए हमने ग्रुप की स्टाइल्स को डिस्कस कर लिया। लेकिन व्यक्तिगत में ये काफ़ी एक विशद क्षेत्र है। पूरी भारतीय आधुनिक कला जो है वो अलग से डील होनी चाहिए। इसलिए क्षमा चाहते हुए कि मैंने आपको समसामयिक कला के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया।